तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे लोग सिर्फ पावरफुल नहीं एक जीनियस मैनिपुलेटर बोलते हैं। एक ऐसा नाम जिसे उन लोगों ने भी सुना है जिन्हें ब्लीच के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। सोसुके आइजन। लोग बोलते हैं उसका जानपाक्टो ब्रोकन है। लोग बोलते हैं ये सब कुछ आइजन का ही प्लान का पार्ट था। लेकिन ये वही पॉइंट है जहाँ लोग गलती करते हैं, क्योंकि आइजन को समझना मतलब उसकी पावर्स को समझना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो हर सिचुएशन में 2 स्टेप आगे कैसे रहता है। क्या वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है या फिर फ्यूचर को डिज़ाइन करता है। और अगर आइजन इतना ही स्मार्ट है तो उसकी स्मार्टनेस असल में है कहाँ। तो आज हम ये नहीं देखेंगे कि आइजन ने क्या किया, बल्कि ये समझेंगे कि वो कैसे सोचता है, क्योंकि आइजन को हराना मुश्किल नहीं था, उसे समझना मुश्किल है। स्मार्टेस्ट एनिमे कैरेक्टर्स एपिसोड 12 सोसुके आइजन। द मिसअंडरस्टैंडिंग। ज़्यादातर लोग आइजन के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में दो चीज़ें आती है। पहला उसका ओवरवेलमिंग पावर और दूसरा उसका जानपाक्टो क्योकासुगेत्सु। और ऑनेस्टली ये गलत नहीं है, क्योंकि जब एक कैरेक्टर बिना एफर्ट्स के कैप्टन्स को डोमिनेट कर रहा हो, जब वो बिना फाइट किए आउटकम डिसाइड कर दे, तो ऑब्वियस है लोग उसे ओवरपावर्ड बोलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। हम आइजन को उसके रिजल्ट से जज करते, उसके प्रोसेस से नहीं। हमें दिखाई देता है कि उसने सबको मैनिपुलेट किया, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई देता कि उसने ये कैसे किया। और यही डिफरेंस है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और एक जीनियस के बीच। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर फाइट जीतता है, लेकिन एक जीनियस वो इंश्योर करता है कि फाइट उसके फेवर में ही हो। इसलिए जब लोग बोलते हैं सब कुछ आइजन का प्लान का पार्ट था, तो वो एक्चुअली उसकी इंटेलिजेंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। क्योंकि ये लाइन सुनने में कूल लगती है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करती कि आइजन काम कैसा करता है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम आइजन को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आइजन का रियल वेपन उसकी पावर्स नहीं है, उसका रियल वेपन है कंट्रोल। लेकिन कंट्रोल भी डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली। और उसको समझने के लिए हमें एक स्टेप और डीप जाना पड़ेगा, क्योंकि आइजन सिचुएशन कंट्रोल नहीं करता, वो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। द सिस्टम थिंकर। अभी मैंने बोला था आइजन सिचुएशन कंट्रोल नहीं करता, वो पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। एक नॉर्मल स्मार्ट कैरेक्टर क्या करता है, वो ओपोनेंट्स के मूव का वेट करता है, फिर उसका काउंटर करता है। जैसे लाइट यागामी वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट करता है एल के मूव्स पर। लेकिन आइजन वो रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गेम स्टार्ट होने से पहले ही वो रूल्स डिसाइड कर चुका होता है। और यही डिफरेंस है प्लेयर और डिज़ाइनर के बीच। आइजन प्लेयर नहीं है, वो गेम का डिज़ाइनर है। इसलिए तुम नोटिस करोगे चाहे सोल सोसाइटी आर को या अलंकार आर को, हर जगह एक पैटर्न रिपीट होता है। लोग सोचते हैं वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं, लेकिन असल में वो ऑलरेडी आइजन के डिज़ाइन के अंदर काम कर रहे होते हैं। जैसे सेंटर 46 का केस, सबको लग रहा था कि ऑर्डर्स सिस्टम से आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम ही हाईजैक हो चुका था। और ये एक आइसोलेटेड मूव नहीं था, ये एक इन्वायरमेंट सेटअप था। आइजन कभी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं लेता, वो कंडीशंस क्रिएट करता है जहाँ लोग नेचुरली वही डिसीजंस लेते हैं जो वो चाहता है। और जब कोई कैरेक्टर तुम्हारे अगेंस्ट डिसीजंस ले भी लेता है, तो आइजन उसे भी अपने फेवर में यूज़ कर लेता है, क्योंकि उसके प्लान्स लीनियर नहीं होते, वो मल्टी लेयर्ड होते हैं। एक लेयर फेल भी हो जाए तो दूसरी लेयर ऑलरेडी एक्टिव हो जाती है। इसलिए उसके लिए फेलियर नाम का चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। और यही रीज़न है कि आइजन कभी पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हर सिचुएशन ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है। लेकिन यही एक और डेंजरस चीज़ है, सिस्टम कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इन्वायरमेंट कंट्रोल करना इनफ नहीं है, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ता है लोग क्या देखते हैं, क्या समझते हैं और क्या बिलीव करते हैं। और यही वो पॉइंट है जहां आइजन नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है, क्योंकि वो सिर्फ सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, वो रियलिटी कंट्रोल करता है। मास्टर ऑफ परसेप्शन। अब यहाँ से आइजन का गेम एक और डीप लेयर में जाता है। मैंने जस्ट ऊपर कहा था कि आइजन ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ लोग डिसीजंस वही लेते हैं जो वो चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर लोग सिर्फ इन्वायरमेंट के बेसिस पे डिसीजंस ले रहे हैं तो वो अभी भी रियल वर्ल्ड देख रहे हैं, और रियल वर्ल्ड कभी परफेक्ट कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए आइजन नेक्स्ट स्टेप पे जाता है, वो इन्वायरमेंट को नहीं, वो परसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट को कंट्रोल करता है। और यही क्योकासुगेत्सु का रियल मीनिंग समझ आता है। लोग उसके जानपक्टो के पावर को इल्यूजन एबिलिटी से डिफाइन करते हैं, बट आइजन के कॉन्टेक्स्ट में ये सिर्फ इल्यूजन नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन रिप्लेसमेंट सिस्टम है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, इंसान डिसीजंस कब लेता है, जब उसे लगता है कि उसके पास कंप्लीट पिक्चर है। लेकिन आइजन क्या करता है, वो पिक्चर को चेंज नहीं करता, वो तुम्हें जो पिक्चर दिखा रहा है उसी को सच बना देता है। इसका इम्पैक्ट पावर लेवल पे नहीं होता, इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजी पे होता है। हिनामोरी का केस याद है, उसको सिर्फ ये नहीं लगता था कि आइजन अलाइव है या डेड, उसको पूरा नैरेटिव दिया गया। आइजन ट्रस्टवर्दी कैप्टन है, आइजन प्रोटेक्टर है, आइजन ट्रूथ होल्डर है। और जब रियलिटी ब्रेक होती है उसकी, तो शॉक पावर का नहीं होता, शॉक आइडेंटिटी का होता है। क्योंकि उस मोमेंट पे हिनामोरी सिर्फ एक फैक्ट लूज नहीं करती, वो अपनी एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी लूज करती है। हित्सुगाया केस में और डेंजरस चीज होता है।
वो आइजन को सिर्फ अपना दुश्मन नहीं मानता, वो उसको इमोशनली एंकर बना लेता है रेवेंज और जस्टिस का फ्रेमवर्क में। लेकिन जब क्योका सेगुत्सु एक्टिव होता है तो हित्सुगाया का टारगेट ही अनस्टेबल हो जाता है। वो फाइट नहीं करता आइजन से, वो फाइट करता है अपने परसेप्शन से। और यही आइजन का रियल एडवांटेज है। जब ओपोनेंट कंफ्यूज नहीं होता, जब उसका ओपोनेंट सर्टेन होता है, तभी इल्यूजन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आइजन का रियल कंट्रोल इल्यूजन क्रिएट करना नहीं है, बल्कि ही रिप्लेसेस वेरिफिकेशन विद बिलीफ। और जब वेरिफिकेशन की जगह बिलीफ आ जाए तो ओपोनेंट अपने डिसीजंस फ्रीली ले रहा होता है, बट एक्चुअली वो ऑलरेडी गाइडेड होता है। लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन। अब तक हमने आइजन का सिस्टम कंट्रोल और परसेप्शन कंट्रोल समझा, लेकिन एक पॉइंट पे गेम और डेंजरस हो जाती है जब कंट्रोल सिर्फ प्रेजेंट का नहीं होता बल्कि फ्यूचर का होने लगता है। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले यहाँ एक बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग को ब्रेक करना ज़रूरी है। ये किसी फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी का केस नहीं है, ये फ्यूचर को स्टैटिस्टिकली शेप करने का गेम है। आइजन लोगों को प्रेडिक्ट नहीं करता है जैसे कोई साइकिक करता है, वो उन्हें ऑब्जर्व करता है जैसे एक बिहेवियर पैटर्न। और उसके पर्सपेक्टिव में ह्यूमंस अनप्रेडिक्टेबल नहीं होते, ह्यूमंस इमोशनल पैटर्न्स में रिपीट होने वाले सिस्टम्स होते हैं। इसलिए उसका प्लानिंग स्टाइल कभी एक सिंगल आउटकम पर डिपेंड नहीं करता, वो एक ही रास्ते पे गैम्बल कभी नहीं करता, वो मल्टीपल पॉसिबल आउटकम्स को पहले ही कंट्रोल के अंडर ट्रैप कर लेता है और हर आउटकम इस तरीके से डिजाइन करता है कि चाहे कोई भी डायरेक्शन एक्टिवेट हो, फाइनल फ्लो उसके फेवर में ही आए। इचिगो का केस याद है, उसका एंटायर जर्नी रैंडम इवेंट्स का चेन नहीं था। उसके एनकाउंटर्स, उसके इमोशनल ट्रिगर्स, उसकी ट्रेनिंग आर्क्स, ये सब आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं थे, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड चेन ऑफ सिचुएशंस था जहां उसकी रिएक्शंस पहले से ही एंटिसिपेट की जा चुकी थी। आइजन ने इचिगो को कभी भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किया, उसने इचिगो के एनवायरनमेंट और स्टिमुली को कंट्रोल किया। और जब एनवायरनमेंट कंट्रोल हो जाता है तो इंसान का डिसीजन फ्री लगता है, लेकिन एक्चुअली प्रीशेप्ड होता है। इसलिए आइजन के लिए कंट्रोल का मतलब फोर्स नहीं होता, कंट्रोल का मतलब होता है रिस्पॉन्स को डिजाइन करना। आइजन का लॉन्ग टर्म मैनिपुलेशन प्रिडिक्शन नहीं है, वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल्ड आउटकम रेंज में कन्वर्ट कर देता है। और जब इंसान रेंज बन जाता है तो उसका आउटकम पहले से ही स्ट्रक्चर्ड हो चुका होता है। मैनिपुलेशन फ्रेमवर्क। अब तक हमने आइजन को सिस्टम कंट्रोल और परसेप्शन कंट्रोल के लेवल पे समझा, लेकिन यहाँ एक और लेयर होती है जहाँ कंट्रोल एक्शंस का नहीं होता बल्कि इंसान के डिसीजंस बनने से पहले उसका शेप डिसाइड हो चुका होता है। और आइजन यहाँ किसी फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता, वो एक प्रोसेस को लाइव एग्जीक्यूट करता है। स्टेप 1 ऑब्जर्वेशन। आइजन सिर्फ लोगों को देखता नहीं है, वो उन्हें डिकोड करता है। वो ये नहीं समझता कि ये क्या करता है, वो समझता है कि ये इंसान कब वीक होता है, कब जस्टिफाई करता है अपने एक्शंस को, कब ट्रूथ को ट्विस्ट करता है अपने फेवर में। उसके लिए इंसान बिहेवियर नहीं है, प्रिडिक्टेबल इमोशनल पैटर्न है। स्टेप 2 ब्लेंडिंग। आइजन अपने प्रेजेंस को इस तरीके से डिसॉल्व करता है कि लोग उसे ऑब्जर्व नहीं करते, वो लोगों के सामने एकदम नॉर्मल लगता है। और यही पॉइंट्स पे सबसे डेंजरस इल्यूजन बनता है, क्योंकि जब सोर्स इनविजिबल हो जाए तो आउटकम नेचुरल लगता है। स्टेप 3 ट्रस्ट। ट्रस्ट यहाँ बिल्ड नहीं होता, लोग खुद दे देते हैं उसे, क्योंकि आइजन उनके एक्सपेक्टेशन से मैच करता है। अथॉरिटी, कामनेस, क्लैरिटी। और जब इंसान को लगता है कि कोई उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो रेजिस्टेंस छोड़ देता है। स्टेप 4 डिपेंडेंसी। अब कंट्रोल डायरेक्ट नहीं होता, इंसान सोचता है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा है, लेकिन हर मेजर डिसीजंस के पीछे एक इनविजिबल रेफरेंस पॉइंट होता है। आइजन का ओपिनियन, आइजन का प्रेजेंस और आइजन का वैलिडेशन। और धीरे धीरे एक शिफ्ट होता है, डिसीजन माइंड से डिसीजन इन्फ्लुएंस बट लॉजिकल बन जाता है। स्टेप 5 ब्रेक। और जब ये डिपेंडेंसी पीक पे हो जाती है, आइजन कुछ फोर्स नहीं करता, वो बस स्टेप बैक लेता है। और उस मोमेंट पे इंसान को रियलाइज होता है कि जिस लॉजिक पे वो खड़ा था वो उसका था ही नहीं, जो सर्टेनिटी थी वो बॉर्ड थी। और यही ब्रेक होता है पावर का नहीं, आइडेंटिटी का। इसका एग्जाम्पल उसके सबऑर्डिनेट्स गिन और टोसेन से और अच्छे से समझ आएगा। गिन और टोसेन दोनों यहाँ विक्टिम्स नहीं थे, वो परफेक्ट एग्जाम्पल्स है कि मैनिपुलेशंस का फाइनल स्टेज क्या होता है। दोनों केसेस में कॉमन पॉइंट ये नहीं था कि आइजन ने उन्हें कंट्रोल किया, कॉमन पॉइंट ये था कि उन्होंने अपने डिसीजंस को अपना समझ लिया। और जब ट्रूथ रिवील होता है, शौक इस बात का नहीं होता कि आइजन ने क्या किया, शौक इस बात का होता है कि डिसीजंस कभी फुल्ली उनके थे ही नहीं। इसलिए आइजन का मैनिपुलेशन कोई स्टेप बाय स्टेप ट्रिक नहीं है, वो इंसान के डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस को साइलेंटली रिवायर करता है। और जब डिसीजंस मेकिंग ही शिफ्ट हो जाए तो एक्शंस को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं रहती। ही डजंट कंट्रोल एक्शंस, ही इंजीनियर्स डिसीजंस बिफोर दे एग्जिस्ट। गॉड कॉम्प्लेक्स। अब तक हमने आइजन को एक मास्टरमाइंड की तरह देखा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये सब सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं रहता, ये उसका एग्जिस्टेंस बन जाता है। और यहाँ से लोग बोलते हैं आइजन को गॉड कॉम्प्लेक्स है। लेकिन सच बोलूं, अगर तुम्हें क्लियरली दिखने लगे कि तुम्हारे आसपास जो लोग हैं स्लो है, प्रेडिक्टेबल है, और जो सिस्टम है उसमें भी काफ़ी फ्लोज है, तो क्या तुम उस सिस्टम के नीचे रहना एक्सेप्ट करोगे? आइजन ने क्या किया? उसने भी वही किया। उसने सोल सोसाइटी को फॉलो नहीं किया, उसने उसे डिसेक्ट किया। और जब उसे समझ आया कि
इस पूरे वर्ल्ड का सेंटर एक ऐसी एंटिटी है जो खुद कुछ नहीं डिसाइड करता। उस मोमेंट पे उसने डिसाइड कर लिया वो इस सिस्टम का पार्ट नहीं बनेगा, वो उसके ऊपर खड़ा होगा। ये सुपीरियरिटी का इल्यूजन नहीं था, ये क्लैरिटी थी। इसलिए आइजन का गॉड कॉम्प्लेक्स ईगो से नहीं आता, वो कंट्रोल की आदत से आता है। और शायद इसीलिए आइजन दुनिया को कंट्रोल करता रहा लेकिन कभी उसका हिस्सा नहीं बना। वाई आइजन फील्स अनटचेबल। अब एक चीज नोटिस करो जो शायद तुमने कॉन्शियसली नहीं पकड़ी होगी, आइजन पर कोई भी चीज काम नहीं करती। बिट्रेयल नहीं, लॉयलिटी नहीं, सेक्रीफाइस नहीं। गिन ने डिकेट्स तक उसके साथ रह कर ट्रस्ट बिल्ड किया, और जब उसने अटैक किया आइजन ने सिर्फ ऑब्जर्व किया। टोसन ने अपनी पूरी जिंदगी जस्टिस के नाम पे दी। जब उसने डाउट किया आइजन ने सिर्फ एक्नॉलेज किया। हिनामोरी ने इतना ट्रस्ट किया कि खुद टूट गई। आइजन के लिए वो बस एक वेरिएबल थी जो यूज हो गई, क्योंकि आइजन हर रिलेशनशिप को खुद डिजाइन करता है। गिन के साथ क्लोज्ड आइज का ट्रस्ट, टोसेन के साथ जस्टिस का फ्रेमवर्क, और हिनामोरी के साथ डिपेंडेंसी का इल्यूजन। और जब वो खुद इन फाउंडेशंस को तोड़ता है वो प्रूव करता है कि वो कभी उन फाउंडेशंस का हिस्सा था ही नहीं। यही अनटचेबल फील का असली रीजन है। पावरफुल कैरेक्टर्स को हर्ट किया जा सकता है, उन्हें बिट्रे किया जा सकता है, उन्हें इमोशनली तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो इंसान किसी भी कनेक्शन को जेन्युइनली रिसीव ना करे उसे टच करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम्हारा दर्द उसे नहीं पहुंचता, तुम्हारा लॉयल्टी उसे नहीं बदलती, तुम्हारा बिट्रेयल उसे नहीं हिलाता, क्योंकि वो पहले से जानता था, हर चीज ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी। और शायद इसीलिए आइजन को देखकर डर नहीं लगता, बल्कि लगता है कि तुम किसी ऐसी फोर्स के सामने हो जो तुम्हें फील करने की जरूरत ही नहीं समझता, और जो फोर्स तुम्हें फील ही ना करे उसे रोकने का इल्यूजन भी नहीं बनता। फाइनल कंक्लूजन। तो अब सवाल ये नहीं बचते कि आइजन पावरफुल था या नहीं, सवाल ये है क्या उसे कभी समझा भी गया। लोग उसकी हार को देखते हैं और उसे एक सिंपल टैग दे देते हैं, विलन का। हाँ वो विलन है, लेकिन आइजन को सिर्फ विलन कहना उसे समझना नहीं है, क्योंकि जिस इंसान ने पूरी दुनिया को एक पैटर्न की तरह देखा हो, जो सिस्टम को समझकर उसे शेप कर चुका हो, उसके लिए जीत और हार का मतलब ही अलग होता है। आइजन फाइट्स जीतने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, वो सिस्टम के ऊपर उठने के लिए एग्जिस्ट करता है। इसलिए उसकी कहानी को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एक रोल नहीं था, वो एक पर्सपेक्टिव था, एक ऐसा नजरिया जो दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसा वो है, बल्कि वैसा देखता है जैसा वो डिजाइन किया जा सकता है। और शायद इसीलिए आइजन को हराना मुश्किल नहीं था, समझना मुश्किल था। बिकॉज आइजन नेवर प्लेड द गेम, ही मेड श्योर द गेम वाज ऑलरेडी हिज। तो ये था सोसुके आइजन पर मेरा व्यू। आई होप कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हें उसकी स्मार्टनेस का अंदाजा हो गया होगा, और साथ ही उसके कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ आ गई होगी, क्योंकि आइजन को समझना सिर्फ उसकी पावर्स को देखना नहीं है, बल्कि उसकी थिंकिंग को फील करना है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही अगला किस कैरेक्टर पे वीडियो बनाओ वो भी तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अब इसी के साथ आज की वीडियो को यही करते हैं रैप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।